वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम लोग ऑक्साइड के प्रकारों को समझेंगे। तो ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब अधातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय होते हैं, इसलिए उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान रहे कि जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो अधातु के ऑक्साइड बनाएगा और वो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो गुण में अम्लीय होते हैं। जैसे हम कार्बन अधातु है और उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा CO2 और CO2 गुण में अम्लीय होता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो गले में थोड़ा सा जलन पैदा होता है। उस जलन का कारण है कि उस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गुण में अम्लीय होता है, इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारे गले में थोड़ा सा जलन पैदा होता है। उस जलन का कारण इसका अम्लीय गुण है। उसी तरह हम अगर सल्फ़र भी अधातु है और सल्फ़र का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें SO2 प्राप्त होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ये भी गुण में अम्लीय है। नाइट्रोजन का जब हम रिएक्शन O2 से कराएंगे तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ये भी गुण में अम्लीय होता है। इस तरह हम जब देखें कि अधातु का जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय ऑक्साइड को पहचानने के और भी तरीके हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन की संख्या 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो तो उसके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। जैसे कि SO2, अभी जैसे ऊपर हम एग्जांपल में देख चुके हैं कि SO2 है, NO2 है, इस सब में जो है ऑक्सीजन की संख्या 2 है और 2 से अधिक भी होगा तो वो अम्लीय होंगे। जैसे NO3 हो गया, SO4 हो गया और PO4 हो गया। ये सब में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या या तो 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है। परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल लिख लेना है। आगे क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड जब हम धातु का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, उसमें अधातु का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा रहे थे, इसमें धातु का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे तब धातु पर जो ऑक्साइड प्राप्त होगा उसका जो गुण होगा वो क्षारीय होगा। तो जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमें ऑक्साइड के रूप में क्षारीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे हम कैल्शियम एक धातु है और उसका हम अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें CaO प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, जिसका गुण क्षारीय होता है। सोडियम का रिएक्शन O2 से कराएंगे तो हमें Na2O प्राप्त होगा, क्योंकि सोडियम +1 होता है और ऑक्साइड -2 होता है, तो इसका जो 2 बैलेंसी है वो Na पर चला जाएगा और 1 चला जाएगा O पर, तो हमें प्राप्त होगा Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह अगर एल्युमिनियम का हम रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, तो ये बन जाएगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और ये भी गुण में क्षारीय होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, इसलिए हम इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह जो ऑक्साइड है बहुत ही पॉपुलर ऑक्साइड है। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही एग्जाम्पल पूछा जाता है कि Al2O3 निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ऑप्शन में ज़्यादातर Al2O3 ही दिया रहता है। तो Al2O3 जो है इसमें ऐसा गुण होता है कि यह अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए हम Al2O3 को उभयधर्मी या फिर द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आगे है उभयधर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय और भस्मीय दोनों गुण होते हैं। जैसे अभी देखें कि Al2O3 जो था वो एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि अम्ल के साथ और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। हम इसके अभिक्रिया को अभी देखेंगे। तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय और भस्मीय दोनों गुण पाए जाते हैं। ऐसे अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया, ये जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और भस्म के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इसे हम ऐसे गुण वाले को हम उभयधर्मी ऑक्साइड या फिर द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे Al2O3 ये तो पॉपुलर ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड का ये सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। ZnO हो गया, PbO हो गया या फिर BeO हो गया। अब हम देखेंगे कि Al2O3 किस प्रकार अम्ल के साथ और भस्म के साथ अभिक्रिया करता है। तो Al2O3 का हम रिएक्शन पहले हम अम्ल के साथ कराएंगे। Al2O3 का रिएक्शन हम HCl कराते हैं HCl के साथ। तो HCl एक अम्ल है, तो इसका हम रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो हमें AlCl3 प्राप्त होगा। AlCl3 प्राप्त होगा। AlCl3 कैसे आएगा? तो Al पर हम जानते हैं कि +3 चार्ज होता है और Cl पर -1 चार्ज होता है। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें Al इसका जो बैलेंसी है इस पर 1 आ जाएगा और 1 लिखा नहीं जाता है, और Cl जो है Cl और Al का जो बैलेंसी 3 है इस पर चला जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो Al2O3 का जब HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें AlCl3 प्राप्त होगा और प्लस में H2O यानी जल भी प्राप्त होगा H2O। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है। तो एल्युमिनियम हम इसका 2 बनाएंगे। तो एल्युमिनियम जब हम 2 बनाएंगे तो क्लोरीन 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ क्लोरीन सिंगल है तो इसको हम 6 यहाँ पर लिख देते हैं। तब क्लोरीन 6 हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6, लेकिन ऑक्सीजन अब 3 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से 3 है। अब देख लेते हैं सबको मिला के। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एल्युमिनियम 2 है और राइट साइड में एल्युमिनियम 2 है, बिल्कुल राइट है, और ऑक्सीजन की संख्या 3 है और राइट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 3 है। ऑक्सीजन के पीछे 3 लगा हुआ है, ये भी सही है। हाइड्रोजन की संख्या 6 है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यहाँ पे 2 और यहाँ 3, 3 दूनी 6 यानी हाइड्रोजन की संख्या 6 है इस प्रकार। और क्लोरीन जो है 6 है तो इधर भी क्लोरीन 6, यहाँ 3 है और ये नहीं। तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 3 यहाँ और 2 पीछे है तो 3 दूनी 6 क्लोरीन पुर रहा है, यहाँ भी 6 क्लोरीन पुर रहा है। तो इस तरह हम देखें कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और जल की प्राप्ति कराता है तो उत्पाद के रूप में। अब हम देखेंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड ये तो अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गया। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम भस्म के साथ कराएंगे यानी क्षार के साथ कराएंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा NaAlO2 प्लस में जल भी प्राप्त होगा। इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम और प्लस में जल प्राप्त होगा। ये सोडियम एल्यूमिनेट बना कैसे, तो हम देख लेते हैं कि सोडियम हम जानते हैं कि धातु है और उस पर चार्ज जो होता है +1 होता है, और एल्यूमिनेट एक अधातु है AlO2 और इस पर -1 चार्ज होता है। इसका हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा Na, दोनों पर +1 और -1 है तो लिखा नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा Al। जब दोनों सेम रहता है तो लिखाता नहीं है। अब जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 रहता तो इसका इस पर 2 चला आता, इसका बैलेंस इस पर आता तो लिखाता, लेकिन दोनों जब सेम रहे, ऊपर +1 है और -1 है या फिर +2 -2 रहे, तो इस प्रकार जब बैलेंसी हो तो उसे लिखा नहीं जाता है। यहाँ हो जाएगा NaAlO2, तो इसे हो गया सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर एल्युमिनियम जो है 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है।
तो यहाँ पर 2 देंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 हो जाएगा। तो सोडियम 2 हो गया तो इधर सोडियम 1 है, तो इस सोडियम को 2 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर ऑक्सीजन कितना है, तो इधर ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो 4 1 5 ऑक्सीजन हो गया। और हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 2 5 ऑक्सीजन, बिल्कुल राइट है। एल्युमिनियम 2 था तो एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन बिल्कुल दोनों तरफ समान है। अब सोडियम देख लेते हैं, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है। और हाइड्रोजन की संख्या, इधर हाइड्रोजन संख्या 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन संख्या 2 है। ये बिल्कुल अब राइट, यह पूरी तरह संतुलित हो गया है। यह बैलेंस्ड रिएक्शन है। एक और रिएक्शन जिसे हम करवाते हैं जेडेनो। जेडेनो भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। इसमें भी ऐसा गुण होता है कि यह भी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो जेडेनो का रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं, HCl के साथ, तो हमें प्राप्त होगा ZnCl2। ZnCl2 प्राप्त होगा और प्लस में जल प्राप्त होगा, जल मिलेगा। तो ZnCl2 बना के इसे तो हम जानते हैं कि Zn पर +1 चार्ज +2 चार्ज होता है और Cl पर -1 चार्ज होता है। तो इस तरह हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास मिलेगा Zn और Cl, इसका बैलेंसी इस पर आ जाएगा और इसका बैलेंसी इस पर आएगा। एक लिखा नहीं जाता है तो हमको मिलेगा ZnCl2 और प्लस में H है तो H2O बन जाएगा, यानी जल प्राप्त होगा। तो बैलेंस देख लेते हैं, तो इधर Zn और Zn बिल्कुल सही है। इधर Cl2 है, इधर Cl1 है, तो हम इधर 2 लगा देंगे, Cl2 इधर भी और Cl2 इधर भी। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। अब बिल्कुल ये बैलेंस रिएक्शन है। अब इसके जेडेनो की अभिक्रिया हम क्षार के साथ कराएंगे। तो क्षार में हम ले लेते हैं NaOH, या एक क्षार या भस्म जो कहें, इसको क्षार भी कहा जाता है, भस्म भी कहा जाता है। जब जेडेनो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है Na2ZNO, Na2ZNO बनाएगा, Na2ZNO2 बनाएगा और प्लस में H2O जल देगा, H2O देगा, H2O प्राप्त करेगा। तो जेडेनो की अभिक्रिया हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अम्ल के साथ हो रहा है और यहाँ पे क्षार के साथ हो रहा है। तो जेडेनो एक उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा इसका बैलेंस देख लेते हैं, क्या यह बैलेंस है। इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो इधर हम 2 लगा देंगे तो 2 सोडियम हो जाएगा। Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पर 1, तो 2 और 1 हो गया 3। तो यहाँ पर क्या 3 ऑक्सीजन है, तो हाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो 2 1 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो अब ये जो रिएक्शन है बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन है, संतुलित समीकरण है। तो आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि अम्लीय ऑक्साइड क्या है, क्षारीय ऑक्साइड क्या है और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। क्षारीय ऑक्साइड उसे कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड उसे कहते हैं जब अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तब जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। हम धातु और अधातु में अंतर भी पीछे पढ़ चुके हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो जब अधातु की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमें जो ऑक्साइड प्राप्त होता है वो गुण में अम्लीय होता है, और जब धातु की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तब जो हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है वो क्षारीय होता है। और कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हम देखें जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं जिसमें 2 गुण हो,
इसका दूसरा नाम द्विधर्मी ऑक्साइड भी है। हाँ, मतलब 2 गुण वाले ऐसे ऑक्साइड जो 2 गुण रखता हो, मतलब अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और क्षार के साथ भी या भस्म के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, तो उसे हम द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। हम एग्जाम्पल देख चुके हैं ZnO का और Al2O3 का। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑक्साइड है Al2O3। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऑक्साइड के, उभयधर्मी ऑक्साइड के, उनको याद रखना है अच्छी तरह। परीक्षा में यही एग्जाम्पल आएगा, जैसे कि Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, PbO हो गया और BeO हो गया। कुछ ऑक्साइड, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो धातु के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि उभयधर्मी धातु की संख्या मात्र 6 है। इस 6 को याद रखना है। एल्युमिनियम ये एक उभयधर्मी धातु है जो कि एल्युमिनियम अकेले अम्ल या भस्म के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, ऑक्सीजन से करा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा Al2O3। अब ये हो गया क्या चीज़, अब ये हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड। अब ये अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करने के लिए तैयार है। तो एल्युमिनियम जो हो गया एक ऐसा धातु है जो कि उभयधर्मी बनाता है। Zn हो गया, Pb, Sn जिसे हम टीन कहते हैं, As जिसे आर्सेनिक कहते हैं और Sb को हम एंटीमनी कहते हैं। ये जो 6 धातुएं हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड जब बन जाता है तो उसमें ऐसा गुण आ जाता है कि वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये 6 धातुओं को याद रखना है। ऑप्शन में इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन में से कोई एक ये दिया रहेगा, तो हम आसानी से चूज कर लेंगे कि इसमें से उभयधर्मी धातु कौन सा है। या फिर इससे बना हुआ कंपाउंड रहेगा, उसके साथ ऑक्सीजन रहेगा, तो हम बता सकते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। काहे कि जब भी उभयधर्मी ऑक्साइड रहेगा तो इस 6 में से ही कोई उसमें से उपस्थित रहेगा। जैसे अभी ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम है, उसी तरह ऑक्सीजन के साथ Zn रहेगा, या फिर ऑक्सीजन के साथ Pb रहेगा, या फिर ऑक्सीजन के साथ Sn रहेगा। तो इस तरह का हम देख कर बता सकते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड है या नहीं है। आगे है अष्टक नियम। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की क्षमता होती है। इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। तत्वों के परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग या तो फिर ग्रहण कर लेते हैं। जिस तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा रहता है, सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं, अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 118 तत्व हर सब चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उस 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के लिए ही जो कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वे अधातु कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं वे धातु कहलाते हैं। तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। जैसे कि हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 होता है, 8 और 1, 2 8 1 होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। अगर इस 1 को हम हटा दें तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये अस्थाई हो जाएगा। इसलिए ये जो सोडियम है वो चाहेगा कि हम एक किसी को दे दें, यानी त्याग दें, इसको हम प्रदान कर दें किसी को। तो जब देने वाला जो होता है वो प्लस कहलाता है, क्योंकि ये रिच है, ये अमीर है, तब तो दे रहा है। तो देने वाला अमीर होता है, अमीर को हम प्लस से दिखाते हैं। तो इस पर 1 दे रहा है तो +1 चार्ज आ जाएगा। उसी तरह जैसे हम कैल्शियम में जैसे हम 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 और 2। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा, तो 8 बचेगा। इसके बाह्यतम, ये 2 किसी को प्रदान कर देगा, त्याग देगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में तब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी अस्थाई हो जाएगा। तो इस तरह हम देखें कि कोई भी तत्व जो होगा वो हर हालत में चाहता है कि हम अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखें, 8 इलेक्ट्रॉन रखें। 8 इलेक्ट्रॉन रखने से वो धातु हो या अधातु हो, अस्थाई हो जाता है।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 को त्याग रहा है, यानी ये किसी को 2 कर्ज के रूप में दे रहा है, किसी को प्रदान कर रहा है। और लेने वाला तो कर्जदार होगा, जो लेगा वो माइनस में होगा, और जो दे रहा है वो तो अमीर है, इसलिए अमीर को हम किससे दिखाएंगे, प्लस से दिखाएंगे। और अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अधातु तो गरीब होता है, अधातु को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होता है, इसके पहला कक्षा में हम 2 भर देते हैं और दूसरा कक्षा में हम 5 भरेंगे, तो 5 2 7 हो गया। अब ये भी चाहता है कि हम लास्ट में कितना रखें, 8 रखें, क्योंकि धातु हो या फिर अधातु हो, सब चाहता है कि हम अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखें, 8 इलेक्ट्रॉन रखें। अब ये 5 है तो 5 तो किसी को दे नहीं सकता है, लेकिन 3 तो ले सकता है, क्योंकि कम ले सकता है, ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों दे किसी को, ये 3 लेगा। और धातु का गुण ही होता है लेने का, और धातु का गुण होता है देने का। तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। तो वह किसी से 3 लेगा, और लेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है, किसी से कर्जा ले रहा है, तो कर्ज लेने वाला कर्जदार कहलाता है। और कर्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये बैलेंसी, इसका जो n का जो बैलेंसी हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, इसी को हम बैलेंसी कहते हैं। जो पावर आता है उसी को हम बैलेंसी कहते हैं, हिंदी में संयोजकता कहते हैं, संयोजकता या फिर बैलेंसी। तो इस तरह हम देखें कि अष्टक नियम क्या है, प्रत्येक तत्व, सभी तत्व चाहता है कि हम अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखें, और इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा। तो त्याग जो करेगा वो धातु होगा, जो ग्रहण करेगा वो अधातु होगा। लेने वाला कर्जदार यानी माइनस, और देने वाला अमीर यानी प्लस। अब समझते हैं कि आयन किसे कहते हैं। आयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं, जैसे हम अभी ऊपर देखें कि सोडियम में जो था वो +1 चार्ज था, और क्लोरीन पर जो चार्ज था वो -1 था, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज था, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज था। तो इस तरह जो ये प्लस माइनस आता है, इसी को हम आयन कहते हैं। तो कुछ यौगिक जो होते हैं आवेशित कणों के बने होते हैं, आवेशित युक्त ये कण आयन कहलाते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, तो एक प्लस वाला आयन होता है, एक माइनस आयन होता है। प्लस को धनायन कहते हैं और माइनस को ऋणायन कहते हैं। तो 2 प्रकार के आयन होते हैं। धनायन, जिन कणों पर धन आवेश होता है उसे धनायन कहते हैं। इसमें सभी धातुएं, जो भी धातुएं हैं वे सब धनायन बनाते हैं, जैसे Na हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब धातुएं हैं और ये सब क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। इस पर +1 चार्ज, इस +3 चार्ज, +2 चार्ज, यहाँ भी +2 चार्ज, तो इस पर जो है धनायन, ये सब धातु हैं और ये सब धनायन बनाते हैं। ऋणायन हो गया, जिन कणों पर ऋण आवेश रहता है वे ऋणायन कहलाते हैं। और इसमें क्या आएंगे, इसमें अधातु आएगा, जितना भी अधातु है सब ऋण आवेश बनाता है, सभी ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन -1, नाइट्रोजन -3, कार्बन हो गया 4 -4, और उसी तरह हो गया और सल्फर -2। तो जितने भी अधातुएं हैं वो सब ऋण आयन बनाते हैं, यानी ऋण बनाते हैं, और जितने भी धनायन हैं, जितने भी धातुएं हैं वो सब धनायन बनाते हैं। तो आयन हो गया, समझ में आ गया होगा। अब है धनायन ऋणायन में अंतर स्पष्ट करें। तो वही बात है कि धनायन जो होगा यह धन आवेशित कणों से बना होगा, और ये जो ऋणायन है ये ऋण आवेशित कणों से बने होते हैं। धनायन, इसका निर्माण धातुओं से होता है। अभी हम देखें जस्ट कि धातु ही धनायन बनाते हैं, धातुओं पर प्लस चार्ज होता है, तो इसका निर्माण धातुओं से होता है। इसका निर्माण अधातुओं से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल कणों से कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब हम अधातु लेते हैं, जैसे हम सोडियम लेंगे, तो सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है
वह 11 होता है। लेकिन जब त्याग देता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके परमाणुओं की संख्या 10 हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल कणों, जब पहले मूल था तो कितना था, 11 था, लेकिन जब किसी को दे दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल कणों से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल कणों से अधिक हो जाती है, क्योंकि यह तो किसी से लेगा तो और बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो इसमें मूल कणों की संख्या अधिक हो जाती है। इसका आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा हो जाता है, क्योंकि दे रहा है तो घट जाएगा ना, तो इसलिए इसका जो परमाणु का आकार है वह छोटा हो जाता है, त्रिज्या जो है छोटा हो जाता है, और इसका आकार मूल परमाणु के आकार से बड़ा हो जाता है। इस तरह हम देख लिए कि धनायन ऋणायन में